Hello everyone. Now we are moving to the next part of our chapter that is going on reaching the age of adolescence. So बच्चों आज हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल और यू कैन से इन गर्ल्स एंड इन बॉयज सेपरेटली. ओके. फर्स्ट पॉइंट, वॉइस बिकम स्वीट एंड श्रिल. गर्ल्स में हम ये चेंजेस देखते हैं. ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है वॉइस बिकम स्वीट एंड श्रिल, यानी कि आवाज़ कैसी हो जाती है, बहुत स्वीट होती है गर्ल्स की, और श्रिल होती है, थोड़ी सी तीखी होती है, जो अच्छे से सुनाई देती, महीन बारीक आवाज़, श्रिल आवाज़ होती है. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट हैं उनके थोड़े से डेवलप हो जाते हैं और उनमें मेमरी ग्लैंड्स बन जाती हैं. ओके. वाइडनिंग ऑफ रीजन बिलो एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे यानी कि कमर का हिस्सा पूरा वाइडन हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो ये भी एक चेंज है. ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स, और प्राइवेट पार्ट्स में हेयर्स ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, मेल में भी और फीमेल में भी, चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हैं, तो ये सारे कैरेक्टर्स उभर कर आ जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. जब बच्चा एडोलेसेंट यानी कि प्यूबर्टी स्टेज में आ जाता है. ओवरीज सीक्रेट्स सेक्स हार्मोन्स, ओवरी सेक्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं और उस सेक्स हार्मोन को ईस्ट्रोजन बोलते हैं. ओके. बॉयज़ में क्या चेंजेस होते हैं देखते हैं. वॉइस बिकम्स हॉर्स, वॉइस कैसी हो जाती है बॉयज़ में, हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है. इलोंगेशन ऑफ हैंड्स, जो हाथ हैं उनकी बोन्स कैसी हो जाती हैं, इलोंगेट हो जाती हैं, हैंड्स की भी और लेग्स की भी, तो लंबे लंबे हाथ और पैर हो जाते हैं, ये भी एक कैरेक्टर है. हेयर ऑन चेस्ट एंड थाइज, तो हेयर ऑन चेस्ट एंड थाइज पता है आपको कि चेस्ट पर भी हेयर होते हैं बॉयज़ में और थाइज पर भी, मतलब लगभग कई बॉडी पार्ट्स में आपने हेयर देखे होंगे बॉयज़ में, तो वो सारा एक चेंज है बॉडी का. ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेस्टिस एंड पेनिस, तो ये भी मैच्योर हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, ज़्यादा ठीक से कैरेक्टर्स, ये जो प्राइवेट पार्ट्स हैं टेस्टिस और पेनिस में ग्रोथ हो जाती है. तो ये रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, मेल और फीमेल में दोनों चेंजेस. ग्रोथ ऑफ बर्ड एंड माउस टेक, आपने बॉयज़ में देखा होगा कि उनके हल्की हल्की दाढ़ी और मूंछ आनी शुरू हो जाती है. द टेस्टिस सीक्रेट्स सेक्स हार्मोन, मेल या बॉयज़ में भी एक सेक्स हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, और गर्ल्स में क्या बोलते हैं सेक्स हार्मोन को, ईस्ट्रोजन बोलते हैं. द चेंजेस विच अकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स, तो बच्चों आपने देखे ये सारे के सारे क्या हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो गर्ल्स में और बॉयज़ में सेपरेटली होते हैं. और इन सारे चेंजेस को कंट्रोल करने वाले कौन से हार्मोन्स होते हैं, मतलब कौन से वो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं हार्मोन्स. राइट. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं यहाँ पर, वो है हार्मोन्स. तो हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आप देखो, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस. हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स कुछ नहीं है, वो हार्मोन्स जो हैं केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं. These are secretions from endocrine glands और endocrine system. तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ये सीक्रेट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से
और वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत सारी होती हैं हमारे बॉडी में, तो वो पूरा जो सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बनता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। तो बच्चों, मेल्स प्रोड्यूसेस मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, मेल या बॉयज़ में कौन सा मेल हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, और फीमेल प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन, और उस फीमेल हार्मोन को क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजेन। इन फीमेल्स मेमरी ग्लैंड्स, मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, ठीक है, तो ब्रेस्ट में जो आपके मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, मतलब मेमरी ग्लैंड्स जब डेवलप होंगी तो अभी आगे जाके क्या है, उनमें से मिल्क सीक्रेट होना शुरू हो जाता है जब बेबी बर्थ लेता है, ठीक है, बेबी के जन्म के बाद में ये मेमरी ग्लैंड्स फीमेल्स में एक्टिव हो जाती हैं और उनमें से मिल्क सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। The production of male and female hormones are under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland। तो बच्चों, आपने देखा कंट्रोल और फीमेल में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो वो हार्मोन्स सीक्रेशन को कंट्रोल करने वाले भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। Now, what are the role of hormones in initiating reproductive functions? अब रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इनिशिएट करने के लिए हॉर्मोन्स का क्या रोल है, तो ये हम देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टारगेट साइट। तो ये टारगेट साइट क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स कॉल्ड टारगेट साइट। तो बच्चों, हॉर्मोन्स जो होते हैं, केमिकल्स होते हैं, कौन सीक्रेट करता है इनको, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपने अपने टारगेट साइट पे पहुंच जाते हैं, यानी कि वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाते हैं, जिससे कि वो बॉडी में चेंजेस शुरू होते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। टारगेट साइट क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, वो हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के साथ में पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में पहुंच जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, टारगेट साइट, ओके। अब हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे पहुंचते हैं, राइट। देखो बच्चों, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, तो जैसे ही रिलीज होते हैं हार्मोन्स, केमिकल निकलते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के स्टिमुलेशन से क्या है, टेस्टिस एंड ओवरीज रिलीज करते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, टेस्टिस एंड ओवरीज को, ठीक है। टेस्टिस किस में, बॉयज़ में प्रेजेंट होते हैं, मेल में, और ओवरीज फीमेल में, ठीक है। और जब ये एक्टिवेट होते हैं दोनों ही, टेस्टिस और ओवरीज, तो क्या रिलीज होता है, हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, किसमें, मेल में, और ईस्ट्रोजन फीमेल में, ठीक है। और ईस्ट्रोजन ये और टेस्टोस्टेरॉन, ये दोनों रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, और दोनों ही हार्मोन किस में रिलीज होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। और ब्लड स्ट्रीम से कहाँ पहुँचते हैं, रीच टारगेट साइट, बॉडी पार्ट्स, यानी कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर क्या होता है, स्टिमुलेट्स चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी,
ठीक है। तो प्यूबर्टी की जो शुरुआत होती है यहीं पर ये हार्मोन्स जब एक्टिवेट होते हैं, किसके थ्रू? पिट्यूटरी ग्लैंड इनको एक्टिवेट करती है। कौन से हार्मोन्स? जो आपके मेल से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं और फीमेल से ओवरीज से क्या? एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं। और ये रिलीज हार्मोन जो होते हैं ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम से टारगेट साइट में पहुंच जाते हैं। और वहाँ क्या होते हैं? जब टारगेट साइट पे पहुंच गया तो स्टिमुलेट करता है चेंजेस को। यानी कि कौन से चेंजेस? प्यूबर्टी पे जो होते हैं, प्यूबर्टी की शुरुआत में जो भी चेंजेस होते हैं वो ऐसे शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक बार और देख लेंगे हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं टेस्टिस और ओवरीज को। ठीक है। ये बोलते हैं, क्या कहना चाहिए, एक तरह से इनको एक्टिवेट करते हैं रिलीज करने के लिए कि तुम हार्मोन सीक्रेट करो। ठीक है। जैसे टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन ये मेल में सीक्रेट होता है हार्मोन, और ओवरीज से ईस्ट्रोजन ये फीमेल में रिलीज होता है। और ये दोनों ही हार्मोन कहाँ पहुँच जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम के साथ में टारगेट साइट पे पहुंच जाते हैं, यानी कि पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। और वही जो हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के साथ पहुंचे हैं टारगेट साइट पे स्टिमुलेट करते हैं बॉडी को चेंजेस के लिए, यानी कि प्यूबर्टी की शुरुआत के लिए। ठीक है। और प्यूबर्टी क्या होती है, क्या है प्यूबर्टी, ये सब आपको बता चुके पिछले वीडियो में, राइट। तो आपको बच्चों टारगेट साइट अच्छे से समझ लेना है ऐसे। नाउ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव फेज क्या है लाइफ की? तो ये देखते हैं। एडोलेसेंट्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो एडोलेसेंट्स जो भी होते हैं, जो आपके टीनेजर्स होते हैं जिनको हम एडोलेसेंट्स बोल रहे हैं, वो रिप्रोडक्शन के लिए काबिल हो जाते हैं। ठीक है। यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स। जो टेस्टिस होते हैं, ओवरीज होते हैं मेल और फीमेल में, इनसे गैमेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जो बहुत ही ज़रूरी है मेल और फीमेल गैमेट रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए, शुरुआत के लिए। कैपेसिटी ऑफ मैचुरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। अब क्या कैपेसिटी होती है मैचुरेशन की, गैमेट्स प्रोडक्शन की? मेल में होती है मच लॉन्गर टाइम, यानी कि मेल में जो आपके ये जो टेस्टिस से स्पर्म्स रिलीज होते हैं और स्पर्म्स लंबे समय तक उनके बॉडी में फॉर्मेशन होती रहती है, यानी कि ज़्यादा लंबे टाइम तक मेल में रिप्रोडक्शन की फेज रहती है। ठीक है। यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस काफ़ी एज तक ये कर सकते हैं। ठीक है। तो 70 to 80 ईयर्स में भी इनके स्पर्म्स अच्छे बने रहते हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। इन फीमेल्स लेस लॉन्गर टाइम देन मेल्स। तो एक फीमेल में जो ओवरीज हैं वो क्या, ओवा मतलब एक टाइम के बाद में ख़त्म हो जाते हैं, सीक्रेट होना बंद हो जाते हैं। ठीक है। तो लगभग 50 ईयर्स तक आप मान सकते हो ये कैपेबल है इनकी बॉडी, अदरवाइज फिर आगे प्रॉब्लम होती है, कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती फीमेल बॉडी में ओवा सीक्रेट करने में, राइट। तो मेल के केस में लॉन्गर लाइफ है और फीमेल के केस में रिप्रोडक्शन की लाइफ कम है, राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब चलते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी गर्ल्स में होती है। ठीक है। फीमेल के केस में होती है तो क्या है, फर्स्ट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है, ओवा, यहाँ पे ओवा वर्ड जुड़ा हुआ है ना, तो ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ वन मैच्योर ओवा फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। ठीक है। तो मतलब एक मंथ में एक ओवरी से
मतलब दोनों ओवरी में से किसी एक ओवरी में से एक ओवा रिलीज होगा, मैच्योर ओवा, और वही रिप्रोडक्शन में पार्ट करता है। ठीक है, अबाउट कितने कितने डेज पर, 28 to 30 डेज की ये एक साइकिल होती है ओव्यूलेशन की। तो एक मंथ में एक ओवरी, किसी एक ओवरी से मैच्योर ओवा रिलीज होगा और पार्टिसिपेट करेगा किसमें, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव एग ओवा। ठीक है, इस समय, इस पीरियड में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन में ओवा रिलीज होता है, और उस दौरान क्या होता है, उनकी जो यूटेरस में है वॉल होती है, एंडोमेट्रियम वॉल होती है, वो कंपैरेटिवली कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है, फ्लैशी होती है। ठीक है, तो उनकी लेयर्स ज़्यादा फॉर्म हो जाती है। तो ये क्या, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनको ओवा रिसीव करने हैं। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू डेवलप, अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है, यानी कि स्पर्म्स के साथ में ओवा अगर मीट किया, फ्यूज़ किया और फर्टिलाइज हो गया, तो क्या करता है, वो एंडोमेट्रियम वॉल डेवलप करती रहती है और थिक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसको आगे चल के उस ओवा से जो एम्ब्रायो बनेगा उसको नरिश करना रहता है, और प्लस उसको सेफ प्लेस प्रोवाइड करना रहता है। दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो उसी स्टेज को अगर फ्यूजन हो गया स्पर्म और ओवा का, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट हो गई। और अगर फ्यूजन नहीं होता है तो ब्लीडिंग के साथ में क्या होता है, ओवा भी रिलीज हो जाता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। If fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining along with its blood vessels are shed off. ठीक है, तो क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो लाइनिंग है अंदर की वो भी क्या, थिकनिंग कम हो जाती है, उसके साथ में ओवा भी निकल जाता है, ब्लीडिंग भी हो जाती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स कैसी हो जाती हैं, शेड ऑफ कर देती हैं, यानी कि ब्लड रिलीज कर देती हैं ओवा के साथ में, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं मानेंगे उसको, प्रेगनेंसी नहीं होगी। और प्रेगनेंसी हो जाती है तो फ्यूजन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। दिस कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मैंस्ट्रुएशन। अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस स्टेज को जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं, मैंस्ट्रुएशन। कुछ समझ में आया? तो बच्चों, बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है कि जब ओवरी से ओवा रिलीज होते हैं और जब फेलोपियन ट्यूब्स में पहुंच जाते हैं ओवा, उधर से आपके सर्विक्स से क्या जाता है, स्पर्म जाता है, और स्पर्म ओवा का जब मीटिंग हो जाती है यानी कि फ्यूजन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और अगर फर्टिलाइज हो गया तो क्या है, ब्लीडिंग नहीं होगी। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन जो भी है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो इस वाले द कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन, तो उस ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। अब महीने में एक बार ये मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल में। ठीक है, ये फीमेल बॉडी का एक बहुत बड़ा चेंज है जिसमें ब्लीडिंग होती है, या इसको आप मेंस्ट्रुएशन बोलते हो। तो ये 28 से 30 डेज की एक साइकिल होती है एक महीने में, तो ये मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है। ठीक है, मेनार्क क्या होता है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो एट प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 10 से 12 साल, तो आजकल की जो क्लाइमेटिक कंडीशन से 13-14 साल तक भी ये आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकती है। तो जो पहली साइकिल है मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो पहला मेंस्ट्रुएशन
होता है उसी को हम लोग मेनार्क बोलते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी स्टेज पे जो पहला ब्लीडिंग या पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? मेनार्क। ठीक है, तो मेनोपॉज एक और कंडीशन आती है, ये तो शुरुआत है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत है, और एक होता है मेनोपॉज यानी कि स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। तो मेनोपॉज क्या होती है? यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसका ख़त्म होना, स्टॉप होना ही उसको मेनोपॉज बोलते हैं, राइट। तो आजकल की क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपकी हार्डली 40, 45 या 50 तक भी ये ख़त्म हो सकती है। ठीक, अर्ली भी हो सकता है क्योंकि बाकी प्रॉब्लम्स बॉडी में है वो भी काउंट करती हैं। तो मेनोपॉज सिंपली इतना है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ बेबी। ठीक, ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। तो बच्चों आपको पता है कि जो ह्यूमन बींग होती है, ह्यूमन बींग में फीमेल, ठीक है, और फीमेल में और मेल में क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स होते हैं। तो आपको पता है बच्चों कि एक सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा, मान लो ये सेल है और सेल में बाकी तो आपको पता ही है, और सेल में ये जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? सेल के अंदर होती है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में इस तरह से क्या प्रेजेंट होते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये है न्यूक्लियस आपकी, ठीक है, और ये है सेल। तो सेल के अंदर होती है ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स या आप बोल सकते हो क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्रोमोजोम्स। तो क्रोमोजोम्स हमारे क्या हैं? ये हेरिडिटरी करेक्टर्स होते हैं, हेरिडिटरी पार्ट्स होते हैं। तो आगे देखते हैं ये क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक मेल और फीमेल यानी कि सेक्स, यानी कि बॉय होगा या गर्ल होगा, तो इसको डिटरमाइन करते हैं हमारे ये क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम्स दोनों मेल और फीमेल बॉडी में होते हैं उनकी न्यूक्लियस के अंदर। अब ये हैं क्या, आगे देखते हैं। ठीक है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ बेबी। ठीक है, बेबी का सेक्स यानी कि बच्चा गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, तो इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे पहचानते हैं? ठीक है, तो इसको देखते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर कितने? 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, तो वो होते हैं 23 पेयर्स। 23 पेयर्स का मतलब 46। ठीक है, 2 क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम्स। ठीक है, अब ये क्रोमोजोम्स या तो XX होंगे या XY होंगे, तो दो टाइप के होते हैं। तो 2 क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम्स, उनमें से 2 क्रोमोजोम होंगे सेक्स क्रोमोजोम्स। ठीक है, जो सेक्स को डिसाइड करेंगे कि ये मेल है या फीमेल बेबी है। कैसे? तो वो 2 क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम कौन से हैं? X एंड Y। मेल यानी कि फादर में क्या होते हैं? X और Y होते हैं। फीमेल यानी कि मदर में XX टाइप के क्रोमोजोम्स होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर X और Y यानी कि फादर में डिफरेंट टाइप के क्रोमोजोम्स हैं, या डिफरेंट टाइप का मतलब 2 टाइप के क्रोमोजोम्स हैं, एक X है दूसरा Y है। और ये फीमेल में सेम टाइप के क्रोमोजोम यानी कि XX क्रोमोजोम्स हैं। ओके, मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? स्पर्म्स। ठीक है, तो
ये हैं 23 ओनली अ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। कितने हैं मेल गैमेट के पास? 23। ठीक है, अब यहाँ पेयर नहीं है, यहाँ पर है ओनली अ सेट ऑफ क्रोमोजोम, एक सेट है, 23 का एक सेट है क्रोमोजोम्स का। ठीक है, और ये मेल गैमेट का क्या है? स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म्स किस किस टाइप के हैं आपके? मतलब स्पर्म हैं 23 का एक सेट है। राइट, आगे बताते हैं। फीमेल गैमेट्स ओवा। फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? ओवा। ठीक है, सिंगुलर ओवम, एक ओ मतलब एग, और ओवा मतलब बहुत सारे एग यानी कि एग्स। ठीक है, 23 ओनली अ सेट ऑफ क्रोमोजोम, एक सेट इस मतलब मेल गैमेट्स का होता है, एक सेट किसका? फीमेल गैमेट्स का, ओवा का होता है। यानी कि इनमें 23 क्रोमोजोम्स का सेट होता है, इसमें फीमेल में भी 23 का एक सेट होता है क्रोमोजोम्स का। राइट, मीन्स हाफ ऑफ द पेरेंट्स क्रोमोजोम। अब जो पेरेंट्स हैं मेल में आधे और आधे फीमेल में। ठीक, अनफर्टिलाइज्ड एग, तो इसमें 1 एक्स क्रोमोजोम्स। ठीक है, 1 एक्स क्रोमोजोम्स स्पर्म्स। अनफर्टिलाइज्ड एग में कितना? एक एक्स क्रोमोजोम होता है। ठीक है, स्पर्म्स में 2 काइंड्स। 2 काइंड्स का मतलब मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स हैव एक्स क्रोमोजोम्स एंड अदर्स हैव वाई क्रोमोजोम्स। अब आपने देखा एक अनफर्टिलाइज्ड एग में 1 एक्स क्रोमोजोम, इसका मतलब ये है इनके पास केवल एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। आप इनको एक्स क्रोमोजोम भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन स्पर्म्स के पास कितने? 2 तरह के होते हैं। ज़्यादातर जो स्पर्म्स में होते हैं एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, और दूसरे टाइप के जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो होते हैं वाई क्रोमोजोम। ठीक है, तो आप इतना केवल समझ लो, फादर के पास एक्स वाई होते हैं, दोनों टाइप के क्रोमोजोम्स होते हैं, और मदर के पास केवल एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं। अब ये एक्स एक्स और एक्स वाई ही डिसाइड करेंगे कि जो अगला बेबी होगा, ठीक है, वो मेल होगा या फीमेल होगा। देखते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग, 1 एक्स क्रोमोजोम्स, और ये आपको फिर बताया था स्पर्म्स 2 काइंड्स, मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स हैव एक्स क्रोमोजोम्स एंड अदर्स हैव वाई क्रोमोजोम। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। इफ अ स्पर्म हैव एक्स क्रोमोजोम फ्यूजेज विद एन एग हैविंग एक्स क्रोमोजोम, द चाइल्ड विल बी अ गर्ल। अगर मेल का एक्स क्रोमोजोम है और फीमेल का भी एक्स क्रोमोजोम, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, तो क्या जो चाइल्ड होगा दैट विल बी गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो मदर के पास क्या होते हैं? एक्स एक्स मतलब फीमेल है ना वो, तो फादर का एक्स और मदर का एक्स मीट करेंगे, फ्यूज होंगे, तो क्या बनेगा? गर्ल चाइल्ड बनेगा। ठीक है, if a sperm having Y chromosome fuses with an egg having X chromosome, the child will be a boy। सीधी बात है। अब मदर के पास केवल XX है ना, सेम टाइप के क्रोमोजोम है, और फादर के पास कैसे? दोनों टाइप के क्रोमोजोम है। तो जब फादर का Y और मदर का X, ठीक है, वो तो Y से कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास केवल XX क्रोमोजोम्स होते हैं, तो मदर का X और फादर का Y जब मीट करेगा, ठीक है, तो वो क्या बनेगा? बॉय, यानी कि मेल बेबी बनेगा। ठीक है, तो एक्स वाई मीट करने से, एक्स वाई बनने से क्या होगा? बॉय चाइल्ड होगा, और एक्स एक्स क्रोमोजोम्स से क्या होगा? बेबी गर्ल पैदा होगी। ठीक है, इतना आपने देखा, और आगे देखते हैं क्या चीज़ है ये आगे। So, father having XY chromosomes will determine the sex of newborn baby। तो बच्चों आपको पता है, जैसे जिनको नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, गांव में ज़्यादातर दादी वगैरह को आपने कहते हुए सुना होगा कि इसने फिर से लड़की पैदा कर दी, तो लड़की पैदा कर दी। अब बेचारी दादी को तो पता है नहीं, ठीक है, तो लड़की पैदा करने के लिए केवल
मम्मी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, फीमेल नहीं रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पापा यानी कि मेल। ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि उनके पास XY क्रोमोजोम्स होते हैं। दोनों टाइप के क्रोमोजोम, तो डिफरेंट टाइप के तो फादर के पास होते हैं, मदर के पास तो केवल सेम टाइम के क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, तो डिटरमाइन कौन करता है? यस, ये डिटरमाइन करता है, आप चैट बॉक्स में लिख देना। ओके, so father having XY chromosomes will determine the sex of newborn baby. Only father is responsible for both. Only father is responsible for both the sexes. Okay, boy और गर्ल। तो क्या बच्चों, केवल दोनों ही केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बॉय या गर्ल के लिए? फादर, नॉट मदर, बिकॉज ऑफ हैविंग सेम क्रोमोजोम्स XX, अभी आपको बताया। ठीक है ना, तो फादर ही जिम्मेदार होता है बॉय या गर्ल के लिए। गर्ल यानी कि फीमेल मम्मी नहीं होती है। ठीक, अब एक इस तरह से हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा। देखो, सपोज ये है फादर यानी कि मेल, इनके पास ये क्या हैं? दो टाइप के स्पर्म्स हैं। ठीक है, और एक X स्पर्म है और एक Y टाइप के स्पर्म है। ठीक, और हो गए कैसे? XY। और फीमेल यानी कि मदर के पास ये ओवा होते हैं। ठीक है, और ओवा के पास केवल XX क्रोमोजोम हैं। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस करने के लिए, जानने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यूँ लिख लेते हैं। अब इसके पास दो टाइप के हैं तो दोनों लिख लो XY। अब ये फीमेल के पास केवल XX हैं तो हम केवल X लिख लेंगे। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे, X को मीट करा देंगे X के साथ और यहाँ लिख लेंगे XX। और जब हमने Y को मीट करा दिया X के साथ में तो क्या लिख दिया भाई? यहाँ पे तो YX उल्टा हो जाएगा तो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, XY। ठीक है, तो X को X के साथ इसको क्रॉस करा दिया तो XX मिल गया हमको, और Y को X के साथ करा दिया तो हमको XY मिल गया। ठीक है, अब ये जो XX वाला बेबी है ये होगा फीमेल चाइल्ड, या आप कह सकते हो इसको गर्ल। ठीक है, जो XY वाला है तो ये फादर से Y आया। ठीक है, तो ये हो गया मेल चाइल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे बॉय। ओके, तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ओके।